आज का टॉपिक और आज के गेस्ट ये दोनों मेरे लिए बहुत खास है। आज मैं जिनके साथ बात करने वाला हूँ, उनका योगदान इंडियन क्रिकेट में बहुत बड़ा रहा है। अगर उनके अचीवमेंट्स के बारे में अगर मैं कहूँ, तो शायद टाइम आउट हो जाऊँगा। इनका योगदान मैंने कहा कि बहुत बड़ा रहा है, लेकिन ये मेरे बहुत करीबी दोस्त रहे हैं, करीबी दोस्त है। हम दोनों ने एज ग्रुप से लेके डोमेस्टिक क्रिकेट, इंडियन ऑयल एंड देन इन दी एंड इंडियन क्रिकेट के लिए एक साथ क्रिकेट खेले हैं। ऑन एंड ऑफ द फील्ड हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है। प्लीज़ वेलकम चेतेश्वर पुजारा। पुजी, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक्स अज्जू, गुड टू सी यू। काफ़ी दिन के बाद बात हो रही है। वैसे तो बात होती रहती है बट यस, ऑफिशियली जो बात है वो काफ़ी दिन के बाद यस। हो गई। यस। नहीं बट तेरे से बात करने, मतलब मैं क्यों चाहता हूँ बात करने के लिए, मुझे लगा तू राइट पर्सन है। और हम दोनों डोमेस्टिक क्रिकेट इतने साल एक साथ खेले हैं, जो हमारी जर्नी रही है। और स्पेशली मैंने तुझे देखा है, जब भी मैचेस के बीच में ब्रेक होता था इंटरनेशनल कैलेंडर से, तो आके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता था, इंडियन ऑयल के लिए खेलता था। तो वो जो प्यार तेरा हमेशा से रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, वो उससे बहुत कुछ सीखने मिला है। दो इस सीज़न में तुझे मिस करूँगा ऑन द फील्ड। बट कुछ टॉपिक्स है जो हमने हमारी करियर की शुरुआत हुई थी वहाँ से, डोमेस्टिक क्रिकेट से। तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हमने देखे हैं उस बारे में बात करना है, ताकि ये जो जनरेशन खेल रही है, ये जो प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं चाहता हूँ, हम दोनों चाहते हैं कि उनको फ़ायदा हो। प्लेयर्स के लिए अच्छे फैसिलिटीज़, अच्छे इम्प्रूवमेंट हो। और रेड बॉल के बारे में थोड़े बात करेंगे। बिल्कुल। हमने डोमेस्टिक क्रिकेट स्टार्ट किया, मैं 2006-7 में टीम में आया। आई एम श्योर तू भी उसी वक्त टीम में आया। तो जो चेंजेस हुए, नो ईयर बाय ईयर हमने चेंजेस देखे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि तूने क्या क्या चेंजेस देखे जब से तूने सौराष्ट्र के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। डोमेस्टिक क्रिकेट में जब से तूने जैसे बात करी, जब हमारी शुरुआत हुई तब से लेके अभी के टाइम में काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं। अ, सबसे पहले तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेस्टिक क्रिकेट का है, जहाँ पर मैचेस हो रहे हैं, वो ग्राउंड्स और फैसिलिटीज़ काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं कंपेयर टू व्हाट वी यूज्ड टू गेट इन द पास्ट। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट तभी भी बहुत अच्छा था, अभी भी काफ़ी अच्छा है। देयर इज़ ऑलवेज़ अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, क्योंकि हमने जब शुरुआत करी तभी ओवरऑल अगर क्रिकेट देखा जाए तो इतना ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं था। डोमेस्टिक क्रिकेट एकदम प्राइम था। अगर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा किया तभी आप आगे जाके वेस्ट ज़ोन के लिए सिलेक्ट होते थे। उसके बाद वेस्ट ज़ोन में जब अच्छा किया तो आप इंडियन ए टीम के लिए सिलेक्ट होते थे। बट 2008 के आसपास जब आईपीएल की शुरुआत हुई, तब से इंडियन जो क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट और ओवरऑल जो इंडिया का क्रिकेट है, उसमें काफ़ी बदलाव आ गया है। तो उसका कहीं न कहीं थोड़ा इम्पैक्ट डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर भी पड़ा है, क्योंकि तभी डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, अभी भी इम्पोर्टेंट है। बट प्लेयर्स की थोड़ी प्रायोरिटीज़ चेंज होती है, क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स शॉर्टर फॉर्मेट के लिए प्रिपेयर करते हैं। हमने ये भी देखा है कि काफ़ी प्लेयर्स जो है वो स्पेशलाइज़्ड व्हाइट बॉल प्लेयर्स बन रहे हैं आजकल के ज़माने में। इंडिया में नहीं बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हमने काउंटी क्रिकेट भी खेला है, तो मुझे ये भी पता है कि काउंटी क्रिकेट में भी काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं कि काउंटी क्रिकेट में रेड बॉल में तो अच्छा करते हैं, बट साथ में वो व्हाइट बॉल की तरफ थोड़ा मूव ऑन होते हैं। तो थोड़ी-सी चैलेंजेस मैं ये कहूँगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में वो थोड़ा-सा बदलाव आया है कि प्लेयर्स की थोड़ी-थोड़ी प्रायोरिटीज़ चेंज हुई है। बट ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटीज़ है, क्योंकि पहले ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ता था, अभी हर एक डोमेस्टिक टीम फ्लाइट में ट्रैवल करती है। तो जो फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। राइट, आई कम्प्लीटली अग्री विद यू पूजी। जो जो मैंने भी देखा है, जब मुंबई क्रिकेट में मैं आया, उस वक्त जो फैसिलिटीज़ थे, कंपेरेटिवली मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर ओक डिसेंट था, जो बाकी स्टेट में था। लेकिन अभी बाकी स्टेट्स ने भी बहुत इंप्रूवमेंट किया है, क्योंकि बीसीसीआई से हर एक एसोसिएशन को फंड्स मिलते हैं, और वो क्रिकेट डेवलपमेंट में जाता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उसमें चले जाता है। ट्रैवलिंग के बारे में बात करी तूने, शुरू में याद है कि हम ट्रेन में ट्रैवल करते थे, टाइमिंग्स पता नहीं होते थे। लेकिन धीरे धीरे फ्लाइट्स में ट्रैवल करना शुरू किया। शुरू में रूम्स भी शेयर करना होता था। अभी मोस्ट ऑफ द टीम्स के जो प्लेयर्स हैं, उनको सिंगल रूम्स भी मिलते हैं। ये जो ऑफ द फील्ड फैसिलिटीज़ है, वो तो सारी इंप्रूव हुई है, बट मुझे लगता है आई थिंक ऑन द फील्ड भी जो फैसिलिटीज़ है,
you know, stadiums, practice facilities for the domestic players, wicket, grounds, as you said. कुछ कुछ ग्राउंड्स जो मेन ग्राउंड्स में हम खेलते थे पहले वो अच्छे होते थे, लेकिन बाकी जो स्टेट्स के बाहर जो ग्राउंड होते थे शायद उतने अच्छे लश ग्रीन आउटफील्ड्स नहीं होते थे, कुछ कुछ एकदम रफ आउटफील्ड्स होते थे। बट अभी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस 90-95% आई थिंक ग्राउंड बहुत अच्छे मेंटेन किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन यू स्पोक अबाउट नो अभी आईपीएल इंट्रोड्यूस होने के बाद वाइट बॉल के ऊपर फोकस ज़्यादा हुआ है। रिसेंटली तुझे ऐसे लगा लास्ट 4-5 साल में कि रेड बॉल के ऊपर जो हमारे प्लेयर्स है उनका फोकस थोड़ा सा कम हुआ है या थोड़े लेस इंटरेस्टेड है? जैसे मैंने कहा कि जो यंग प्लेयर्स हैं उनकी प्रायोरिटीज़ थोड़ी-सी चेंज हुई है क्योंकि उनको जो एक्सपोज़र मिल रहा है या तो खेलने की जो अपॉर्च्युनिटी है, वो ज़्यादा व्हाइट बॉल में उनको उनका फ्यूचर ज़्यादा दिख रहा है। नंबर ऑफ टेस्ट मैचेज़ ऑन एन एवरेज 1 साल में जो होते हैं, वो पहले से थोड़े से कम हुए। अगर हमने जब 2010 से मेरा डेब्यू हुआ और उसके बाद हमने जब साथ में खेलना चालू किया तो वो टाइम में तो ऑन एन एवरेज देखेगा तो साल के टेस्ट मैचेस 13-14 होते थे। अभी वो थोड़े से कम हुए हैं, इसीलिए प्लेयर्स को लगता है कि अगर वो व्हाइट बॉल का हिस्सा नहीं है, तो वो काफ़ी कुछ मिस आउट कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। तो उसी की वजह से मुझे लग रहा है कि जो प्रायोरिटी है वो थोड़ी-सी शिफ्ट हुई है। उसका मतलब ये नहीं है कि प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, बट काफ़ी प्लेयर्स ऐसे भी है कि जिनकी टैलेंट व्हाइट बॉल में बहुत अच्छी है और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो रेड बॉल में फ़ोकस करेंगे, तो उनका जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है, वो थोड़ा ख़राब हो सकता है या तो उसमें जितना उनको प्रोग्रेस करना चाहिए, वो उतना नहीं कर पाएँगे। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की वजह से ऐसा लग रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो प्लेयर्स हैं, वो अपनी प्रायोरिटीज़ चूज़ कर रहे हैं। वो गलत नहीं है, बट एट द सेम टाइम जिनको टेस्ट क्रिकेट खेलना है, मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि जिनको टेस्ट क्रिकेट खेलना है उनको डोमेस्टिक क्रिकेट पहले तो खेलना ही चाहिए और सब खेलते भी हैं और उसे उसमें अच्छा परफॉर्म करना भी इम्पोर्टेंट है। और अभी की अगर करंट टीम की सिलेक्शन की बात करें या तो पिछले 2-3 सीरीज़ की बात करें तो वहाँ पर डोमेस्टिक प्लेयर्स जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में या तो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया है, उनको प्लेइंग 11 या तो इंडियन स्क्वाड में अपॉर्च्युनिटी मिली है। सो व्हाट इट सजेस्ट इज़ कि वो एक पॉजिटिव मूव है क्योंकि डोमेस्टिक प्लेयर्स जब डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो वो रिवॉर्ड अभी मिल रहा है। हमने देखा करुण भारतीय टीम में सिलेक्ट हुए थे, अभिमन्यु एस्पिरेन सिलेक्ट हुए थे जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा किया था। तो अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा और वहाँ से उसको टेस्ट टीम में मौका मिलेगा, तो उनको जो वो एक एनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है वो मिलती है और आई बिलीव कि ये कंटिन्यू होना चाहिए और जो इंडियन टेस्ट टीम का सिलेक्शन है वो प्योरली डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर से होना चाहिए। नहीं, ये मुझे आई थिंक ये बिल्कुल तूने सही बात करी। जो इंडियन टेस्ट टीम का सिलेक्शन है ये डोमेस्टिक क्रिकेट से होना चाहिए, और ये हमने देखा है 4-5 साल कंटिन्यूसली डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते परफॉर्मेंस करने के बाद हमें टीम में मौका मिला। और आई थिंक ये वैल्यू रहती है, तू जब टेस्ट क्रिकेट में आता है डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना सारा परफॉर्मेंस करने के बाद, तो टेस्ट कैप की वैल्यू होती है, टेस्ट क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस भी एक अलग होता है। और एक लास्ट ये 2-3 सीरीज़ में ये देखने मिला है, एज यू सेड करुण नायर कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में नो परफॉर्मेंस उन्होंने किया, मैचेस जितवाए और उनको मौका मिला। दो मुझे लगता है कि शायद उनको एक और मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि एक और इतना अच्छा सीज़न जाने के बाद एज अ प्लेयर जब आप कमबैक करते हो, तो एक और अपॉर्चुनिटी वो डिज़र्व करता है। इट्स टफ ऑन द प्लेयर्स, बट अगेन एज अ प्लेयर वो हमारे कभी कंट्रोल में नहीं होता है। नो, अभिमन्यु ईश्वरन की बात करें, उन्होंने भी काफ़ी साल डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, वो अच्छे एवरेज से रन्स बनाते गए। लेकिन अभी तक उनका डेब्यू नहीं हुआ है। आई एम श्योर वो डेब्यू करेंगे। ये सब ये सब सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि अभी हालांकि मैं बीसीसीआई ने भी यही कहा है कि आपको आप जब फ्री हो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट जाके खेलना चाहिए। वो कोई भी प्लेयर अवेलेबल है, इंटरनेशनल प्लेयर अवेलेबल है, आपको जाके खेलना चाहिए। और आई थिंक एक अच्छी शुरुआत है जहाँ पे सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स अवेलेबल होंगे, तो हमें पता है कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट अच्छा होता है। हमारा क्रिकेट में मैं भी काउंटी में खेला हूँ, आप भी काउंटी में खेले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा इंडियन डोमेस्टिक जो है वो बहुत बेहतर है। जो हमारे प्लेयर्स है, जो हमारा पूल है, वो बहुत बेहतर है। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ हमें, सॉरी पूछी कुछ तुझे हाँ, बोलना मैं है?
मैं यही कह रहा था कि जैसे तूने कहा कि इंडिया में डोमेस्टिक क्रिकेट काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। दूसरी बात ये भी है कि इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में हर एक टाइप के विकेट मिलते हैं। जब हम नॉर्थ में खेलते हैं तो सीमिंग विकेट पे खेलते हैं। साउथ में काफ़ी जगह पे टर्निंग ट्रैक पे खेलते हैं। मुंबई में काफ़ी ट्रू विकेट हुआ करता था। अभी करंट वानखेड़े विकेट थोड़ा फ्लैट हो गया है। बट पहले 5-10 साल पहले सीम भी होता था बॉल, थोड़ा बॉल टर्न भी करता था। और अगर आप क्वालिटी अगर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो रन भी बना सकते थे, तो एक ट्रू विकेट हुआ करता था। तो इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में अलग-अलग जगह पे अलग-अलग विकेट का जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी प्लेयर्स को हेल्प करता है, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं ओवरसीज़ मैचेस खेलते हैं, तो वहाँ पर अगर आप टेस्ट स्क्वाड में रेडी होना चाहते हैं, तो यस काउंटी क्रिकेट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि वहाँ पर आप सीमिंग विकेट पे खेलते हैं। बट इंडिया में जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अलग-अलग विकेट पे खेलने का जो एक्सपीरियंस है, वो भी टेस्ट जर्नी में काफ़ी हेल्प करता है। राइट। तो अभी हम बात करेंगे पिचेस की पूछी। पिचेस के बारे में तूने कहा कि इंडिया में हर एक जगह अलग अलग विकेट्स होते हैं। और मुंबई में थोड़ा बाउंस, जब स्पिन भी होता है तो थोड़ा बाउंस के साथ स्पिन होता है। अब राजकोट में खेलते हो तो थोड़ा सा फ्लैट विकेट, अच्छा थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा फ्लैट विकेट होता है, बाउंस थोड़ा कम होता है। दिल्ली अभी जाओ थोड़ा तो चेंज थोड़ा कर दिया है वैसे राजकोट में अभी पूरे टर्नर विकेट्स ही मिलते हैं हमें, 2.5 या 3-3 में शायद मैच खत्म हो शायद रहे हैं। जब भी बट तू नहीं यस यू आर खेलता राइट। तभी वो चेंज करते हैं, तू खेलता है तो फ्लैट बनाते हैं। तो तो अभी सारे बैट्समैन कहेंगे कि यार तुझी भाई रिटायर हुए तो अभी थोड़ा स्पिन फ्रेंडली विकेट्स मिलेंगे। नहीं, बट अगेन सी, धर्मशाला में हम खेलते हैं तो थोड़ा बाउंस के साथ थोड़ा सीम मूवमेंट वहाँ पे होता है। लेकिन जो 2006-7 से हम खेलते हुए आए हैं, अभी होम और अवे बीच में न्यूट्रल वेन्यूज थे, अभी फिर से होम एंड अवे मैचेस हो रहे हैं। पिचेस में कोई बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि स्पेशली हम टेस्ट क्रिकेट इंडिया में खेलते हैं, हमने देखा है लास्ट 6 से 7 साल में रैंक टर्नर्स पे हम खेले। मतलब पहले दिन से, पहले सेशन से बॉल घूमने लगता है, विच आई थॉट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर द बैटर्स। तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट में थोड़ा अप्लाई कर सकते हैं ये विकेट्स, कि जहाँ पर पॉसिबल हो, ताकि हमारे बैट्समैन को भी स्पिनर्स को खेलने के लिए अच्छी आदत हो। अ, मैंने जो अजिंक्य नोटिस किया है वो पिछले 2-3 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें से ये कहूँगा कि थोड़ा-सा हम एक्सट्रीम पिचेस पे अभी ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं। रिज़ल्ट की वजह से, क्योंकि हर एक टीम डोमेस्टिक क्रिकेट में चाहती है कि उनको आउटराइट विक्ट्रीज़ मिले, और उसकी वजह से या तो हम बहुत ज़्यादा सीमिंग विकेट पे खेलते हैं जहाँ पर 2 ढाई दिन में मैच खत्म हो जाता है, या तो बहुत ही ज़्यादा टर्निंग पिच पे खेलते हैं कि जहाँ पर अगेन 2 ढाई दिन में मैच खत्म हो जाता है। तो एक चेंज मुझे ये लग रहा है कि वो हो सकता है कि ट्रू विकेट के जहाँ पर और वो बहुत कम वेन्यूज़ है कि जहाँ पर ट्रू विकेट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं, मैं ये भी मानता हूँ कि इंडिया में हर जगह पे ट्रू विकेट बनाना मुश्किल होता है। बट आप जब ट्रू विकेट पे रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ पर बॉलर को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है विकेट लेने के लिए। क्योंकि शुरू में जब आप एक अच्छी विकेट पे खेलते हैं तो शुरू में पहला जो सेशन होता है, अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो इंडिया में जभी भी मैचेस पहले होते थे तो पहला सेशन बैटिंग के लिए ऑलवेज चैलेंजिंग होता था। लंच तक का जो 9:30 से 12 का जो टाइम है, ढाई घंटे का डोमेस्टिक क्रिकेट में पहला सेशन, तो वहाँ पर बैटिंग थोड़ा मुश्किल होता था। फिर आप उसमें विकेट नहीं गँवाते थे तो पूरा दिन फिर आप अच्छी बल्लेबाज़ी कर सकते थे। फिर दूसरे तीसरे दिन धीरे-धीरे बॉल घूमना चालू होता था। तो पहली इनिंग में अगर आपने पहला रन अच्छी तरह तरीके से निकाला, बट बाद में धीरे-धीरे टर्न होता है, और सेकंड इनिंग में स्पिनर्स का रोल बहुत बढ़ जाता था, और वहाँ पर फिर बल्लेबाज़ी थोड़ी चैलेंजिंग हो जाती थी। बट ओवरऑल जो चारों दिन जो है वो मैच में एकदम अलाइव रहते थे, और दोनों इनिंग का जो इम्पोर्टेंस है, दोनों इनिंग में आपको एक पहले तो कमबैक करने का, क्योंकि अगर पहली इनिंग खराब गई, तो आपको दूसरी इनिंग में कमबैक करने का जो मौका है 4 दिन के क्रिकेट में वो रहता था। अभी थोड़ा मुझे लग रहा है कि अब लक के ऊपर, जब आप बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग विकेट पे खेलते हैं तो लक के ऊपर काफ़ी रिलाई करते हैं। एक बॉल बहुत ज़्यादा घूम गया, या तो एक बॉल बहुत ज़्यादा सीम हो गया, तो अगर आप आउट हो जाते हैं तो फिर दूसरी इनिंग में आपको, वो तो बैट्समैन का माइंडसेट है वो थोड़ा चेंज हो जाता है कि मैं थोड़े शॉट्स खेल लूँ, थोड़ा पॉजिटिव खेल लूँ। तो टीम के अगर 150 या 200 रन भी बन जाता है तो वो एक बहुत अच्छा टोटल हो जाता है वेस्ट क्रिकेट में। तो ट्रू विकेट में डोमेस्टिक क्रिकेट होना थोड़ा ज़रूरी है। मैं ये भी कहूँगा कि 1-2 मैचेज़, अगर आप 7 मैच लीग खेलते हैं तो उसमें 2 या 3 मैच आप थोड़े ज़्यादा चैलेंजिंग विकेट पे खेले तो वो ठीक है। बट बाकी के 3-4 मैचेज़ है वो थोड़े बॉलर और बल्लेबाज दोनों के पास अपॉर्चुनिटी हो वैसे विकेट पे खेलना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फ्लैट विकेट पे, बट ट्रू क्रिकेटिंग विकेट के जहाँ पर बॉलर के लिए भी ऑप्शन है और बैट्समैन के लिए भी ऑप्शन है रन करने का।
राइट, बेसिकली 4 डे क्रिकेट 5 डे क्रिकेट मुझे ये लगता है कि आपको हमेशा कमबैक करने का चांस होता है। अगर आप 2 विकेट पे खेलते हैं तो आपको कमबैक करने का चांस होता है। अगर आप पहले इनिंग में आउट भी हो जाते हो पहले बैटिंग करके जल्दी, तो भी सेकंड इनिंग्स आपके पास है जहाँ पर आप कमबैक कर सकते हो। ऐसे कौन से विकेट्स हैं, ऐसे कौन से पिचेस है जहाँ पे मुझे याद है कि 2 विकेट अच्छे विकेट है 4 डे क्रिकेट के लिए, मतलब मज़ा आया खेल के। डे 4 सेशन 3 तब रिजल्ट लगा है। ऐसे कौन से तुझे विकेट्स तुझे याद है कि जहाँ पर तू खेला है? बड़ौदा में आईपीसीएल का जो ग्राउंड था, वहाँ पर काफ़ी ट्रू विकेट हुआ करता था। मोती बाग का बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, बट आईपीसीएल का जो थोड़ा बड़ौदा में आउटस्कर्ट्स में है, वहाँ पर जो भी डोमेस्टिक मैचेस मैंने खेले, वहाँ पर काफ़ी अच्छा विकेट रहा है। मुंबई में वानखेड़े का जो विकेट अभी थोड़ा ज़्यादा फ्लैटर साइड पे है, बट वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा गेंदबाजों को पहले शुरू में हेल्प होती थी, बट बाद में आप अगर बल्लेबाजी करते तो वहाँ पर रन्स बनते थे और मैचेस चौथे दिन तक जाते थे। इवन बीकेसी की जो विकेट है, वो भी काफ़ी अच्छी थी। अभी मुझे करंट, क्योंकि रिसेंटली मैंने 3-4 साल में वहाँ पर मैचेस नहीं खेले डोमेस्टिक, तो पता नहीं है। दूसरा चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर का, वहाँ का विकेट है, वो भी काफ़ी ट्रू विकेट कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बॉल सीम होता है, बट इवेंचुअली डे 2 ऑनवर्ड्स थोड़ा विकेट सेटल हो जाता है, तो आप थोड़े रन बना सकते हैं। और तीसरे चौथे दिन अगेन स्पिनर्स थोड़े प्ले में आते हैं, तो वहाँ के भी जो मैचेस हुए हैं वो भी काफ़ी अच्छे रहे। उसके अलावा यूपी में मैंने मुझे एक याद है, एक मैच खेला था, स्टेडियम का नाम मुझे याद नहीं है, बट एक यूपी के सामने हम एक क्वार्टर फाइनल खेल रहे थे, तो वहाँ का विकेट जो था वहाँ पर भी अच्छा पेस बाउंस था और फिर विकेट थोड़ा सेटल हो गया था। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ऐसा विकेट है। इंदौर में विकेट जो है, छोटा-सा स्टेडियम छोटा है, बट जो विकेट का पेस और बाउंस वो बहुत अच्छा है। स्पिनर्स भी प्ले में रहते हैं। तो इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में भी काफ़ी ऐसे वेन्यूज़ हैं कि जहाँ पर ट्रू विकेट है, और वहाँ पर जो भी मैचेज़ मैंने पिछले 4-5 साल में खेले, तो वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव हुए हैं। ओके। सिमिलरली मेरे लिए भी बीकेसी, क्योंकि बीकेसी में लास्ट 3 साल में हमने बहुत क्रिकेट खेला है डोमेस्टिक में और सारे मैचेस में रिजल्ट आया है। डे डे 3 पे आया, अगर आप सच में बहुत खराब क्रिकेट खेले हो तो डे 3 पे रिजल्ट आता है, लेकिन अगर आप दोनों टीम अच्छा क्रिकेट खेलती है, डे 4 सेशन 2 सेशन 3 में आपको रिजल्ट मिलता है। अहमदाबाद का भी विकेट मुझे अच्छा लगा था। मुझे याद है कोविड में हम जब न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस हुए थे तो अहमदाबाद में खेले थे। बहुत अच्छा विकेट था, जैसे आपने कहा कि पहला सेशन फास्ट बॉलर के लिए शायद हम अपना ही मैच था, हाँ, हमारा ही मैच था पहला एक राइट, मैच। राइट, आई तो रिमेंबर। पहला सेशन सी मूवमेंट हो रहा था, देन बिकेम रियली गुड फॉर बैटिंग। फिर डे 2 भी बहुत अच्छा था। डे 3 ऑनवर्ड बहुत स्टार्टेड बड़ा टू स्पिन, स्पिन, हाँ, हाँ। घूमने लगा था। हुँ, और डे 4 पे मतलब रिजल्ट आया नहीं, आप लोगों ने अच्छा बैटिंग किया और आउटसाइड गेम बचाया। हाँ, बट आई थिंक वो विकेट मुझे अच्छा लगा था। आंध्रा में वाइजैक में हम गेम खेले थे। हुँ। तो आई थिंक ये ऐसे सारे मैचेस खेल के एक एज अ क्रिकेटर आपको अच्छा भी लगता है, क्योंकि हार्ड ग्राइंड, हार्ड फॉट, तो चारों दिन आपको सेम इंटेंसिटी के साथ खेलना है, हर सेशन में सेम इंटेंसिटी के साथ खेलना है। तो आई थिंक ऐसा जब होता है, और यू राइटली सेड कि मोस्ट ऑफ द वेन्यूज, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स नाउ दे हैव वेरी गुड विकेट्स, क्योंकि फैसिलिटीज़ अच्छे हुए ग्राउंड्स में। इनको भी उनके अभी एजुकेशन उनको जो उनका कोर्स हुआ होता है एनसीए में, सीओई में अभी, तो आई थिंक उनसे उससे भी बहुत हेल्प हो जाती है। और न्यूट्रल एक एक क्यूरेटर्स भी, इम्पोर्टेंट, सॉरी जो इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट प्लीज न्यूट्रल प्लीज पूरी। क्यूरेटर्स भी हर एक मैचेस में होते हैं। तो उनका भी रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो डोमेस्टिक जो खुद के जो ग्राउंड्समैन है कोई भी स्टेट के, और बीसीसीआई से क्यूरेटर हर एक मैचेस के लिए आते हैं, जो न्यूट्रल क्यूरेटर होते हैं। और तो वो जो होम टीम के क्यूरेटर है उनको गाइड भी करते हैं। तो वो भी एक अच्छा मूव है, क्योंकि बीसीसीआई का रोल और स्टेट एसोसिएशन के जो ग्राउंड्समैन है और बीसीसीआई के जो क्यूरेटर होते हैं, वो उनको गाइड कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि कैसे अच्छे विकेट बन सकते हैं। राइट, और एक आई थिंक कम्युनिकेशन फैक्टर भी इम्प्रूव हुआ है, मुझे लगा है कि क्यूरेटर्स और प्लेयर्स के बीच में, अगर आपका होम गेम है, आपका होम क्यूरेटर साथ में और जब बीसीसीआई के क्यूरेटर आते हैं, तो कहीं न कहीं वो थोड़ा सेम पेज पे होते हैं, क्योंकि उनको भी पता है बीसीसीआई के क्यूरेटर्स की होम टीम को थोड़ा एडवांटेज होना चाहिए, व्हिच आई फील इज़ अ वेरी गुड थिंग। पिछले मतलब शुरू में थोड़ा 7-8 साल पहले, शायद 10 साल पहले वो कम्युनिकेशन थोड़ा-सा उसमें गैप था। क्यूरेटर्स शायद बात करना नहीं चाहते थे। बट आई थिंक ये स जो एनसीए ने, बीसीसीआई ने जो इनिशिएटिव लिया है,
क्यूरेटर्स का जो प्रोग्राम बनाया है, उनका जो एजुकेशन होता है COE में, तो उससे आई थिंक बहुत हेल्प हो जाती है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पूजा, आई एम श्योर यू विल अग्री टू मी, डोमेस्टिक क्रिकेट में सारे प्लेयर्स फेस करते, सारे टीम्स फेस करते हैं, विच इज़ अंपायरिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट, मतलब तेरा एक्सपीरियंस एंड देन नो, फिर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कहाँ पे अच्छी चीज़ें भी हो रही है और कहाँ पे इम्प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि इन दी एंड हम चाहते हैं कि हमारे जो अंपायर्स हैं, जो यहाँ पे आके डोमेस्टिक क्रिकेट में अंपायरिंग करते हैं, वो आके आगे बढ़े, नो ICC पैनल पे जाए, इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायरिंग करे। तो उसके लिए व्हाट डू यू थिंक कि कहाँ पे चीज़ें अच्छी हुई है और कहाँ पे और थोड़ी इम्प्रूव हो सकती है? अगर ओवर द इयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट का देखा जाए तो जब हमने शुरुआत करी और अभी जितने मैचेस हो रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, वो नंबर ऑफ मैचेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो पहले जो नॉर्थ ईस्ट की टीम थी वो नहीं थी, अभी वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर रही है। उसकी वजह से नंबर ऑफ मैचेस इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में जो पहले हुआ करते थे और अभी जो हो रहे हैं वो बहुत ही बढ़ गया है। तो उसके लिए एक तो नंबर ऑफ जो ऑफिशियल्स है उनकी रिक्वायरमेंट है वो बहुत बढ़ गई है। तो इंडिया में अगर देखा जाए जब डोमेस्टिक क्रिकेट चल रहा होता है तभी वुमेन्स जो क्रिकेट है वो भी काफ़ी बढ़ गया है, तो वहाँ पर भी अंपायर्स की ज़रूरत है। तो ओवरऑल जब एक साथ एक कैलेंडर ईयर मतलब 6 महीने का अगर हम इंडियन डोमेस्टिक सीज़न पकड़े तो उसमें जो नंबर ऑफ अंपायर्स की जो ज़रूरत पड़ती है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, व्हिच ऑल्सो ब्रिंग्स लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी कि नए जो ये अंपायर्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में कहीं शुरुआत करें, क्योंकि वो जूनियर लेवल से अंपायरिंग करके उनका एलिवेशन सीनियर क्रिकेट में होता है। तो एक अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ गई है, उसके साथ में उनको जो गाइडेंस मिलने की जो ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आपको ऊपर के लेवल पे आप जब अंपायरिंग में भी जाते हैं तो उनके ऊपर भी प्रेशर होता है। हर एक अंपायर वो प्रेशर में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं गलती होती है। और कोई भी मैचेस ऐसा नहीं होते कि जहाँ पर गलती नहीं होती है। क्योंकि हम एज़ अ क्रिकेटर हम भी गलती करते हैं, तो अंपायर्स की भी गलती हो सकती है। बट उनको एक फीडबैक की ज़रूरत होती है, जिसकी वज़ह से उनका जो हम इम्प्रूवमेंट की जो बात कर रहे थे, वो इम्प्रूवमेंट उनका आए और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट से उनका नेक्स्ट लेवल तक अंपायरिंग जो है वो ऊपर के लेवल में आईसीसी पैनल्स में आए। उसका जो एजुकेशन प्रोग्राम है वो बीसीसीआई कर रही है, तो वो चल रहा है। उसमें और बेहतर डेफ़िनेटली हो सकता है कि अंपायर्स और बेहतर मिल जाए हमें डोमेस्टिक क्रिकेट में और ऊपर के लेवल पे भी और अंपायर्स मिले। बट एक जो प्लेटफ़ॉर्म है वो ऑलरेडी सेट हो चुका है। और दूसरा डोमेस्टिक क्रिकेट में इम्पोर्टेंट मैचेज़ में नॉकआउट मैचेज़ में डीआरएस का यूज़ अभी हो रहा है, व्हिच इज़ अ वेरी बिग पॉज़िटिव, क्योंकि जो हम काफ़ी बार इम्पोर्टेंट जो डिसीज़न होते हैं अगर एरर होता है तो वो रेक्टिफ़ाई हो सकता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बट ओवरऑल अंपायरिंग जो पहले था और अभी है उसमें काफ़ी फ़र्क हुआ है, इम्प्रूवमेंट काफ़ी हुए हैं। और देयर इज़ ऑलवेज़ अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, मतलब जैसे हम क्रिकेट में ऑलवेज़ इम्प्रूव करना चाहते हैं, वैसे अंपायरिंग में भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और उसके लिए जो एफर्ट्स चल रहे हैं उसके लिए एक पहले के ज़माने में जो अंपायर्स हुआ करते थे वो अंपायरिंग करते थे, साथ में दूसरी जॉब भी करते थे। तो उनको जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ज़रूरत होती थी वो टाइम पे थोड़ी कम थी। अभी आई थिंक इट्स अ प्रोफेशनल जॉब, अगर आप पूरा साल अंपायरिंग करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और उसी की वजह से मुझे लग रहा है कि जो अंपायरिंग का स्टैंडर्ड है वो धीरे-धीरे और बेहतर होता जाएगा और हमें और बेहतर अंपायर्स मिलते जाएँगे। बट डू यू थिंक पूजी, मैंने देखा है लास्ट लास्ट 2 साल में स्पेशली कि जो हमारे फर्स्ट क्लास में अंपायर्स होते हैं, वो रणजी ट्रॉफी करके फिर अंडर 23 भी करने जाते हैं, उसके बाद अंडर 19 भी करने जाते हैं। वहाँ से कहीं न कहीं मुझे लगता है कि क्वालिटी थोड़ी-सी ड्रॉप हो जाती है। ऑब्वियसली बिकॉज़ ऑफ वेरियस फैक्टर्स, यू ट्रैवल अ लॉट, आपके वेन्यूज़ बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, वो बीच में आपको गैप कम मिलता है। तो वो क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो हमारे अच्छे अंपायर्स हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उनको सिर्फ फर्स्ट क्लास ही क्रिकेट करने दें और जो अंडर 19, अंडर 23 के मैचेस है, वहाँ पे जो यंग आ रहे हैं उनको ग्रूम करें, ताकि 2, 3, 4 साल के बाद सेम अंपायर्स विल कम टू रणजी ट्रॉफी फर्स्ट क्लास क्रिकेट। और यहाँ पर जो अच्छे करते हैं
फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, दे विल प्रोबेबली गो टू इंटरनेशनल लेवल, आईसीसी पैनल। तो ये डू यू थिंक कि ये हो सकता है? देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट उसके लिए मुझे पता नहीं है कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है, क्योंकि फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जब जूनियर लेवल पे जो अंपायरिंग हो रही है वहाँ पर ऑप्शंस कम है और सीनियर अंपायर्स है जो है वो अगर जूनियर क्रिकेट में नहीं जाते हैं तो वहाँ पर अंपायरिंग का स्टैंडर्ड थोड़ा सा नीचे ना आ जाए। तो अगर बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है हमारे पास बीसीसीआई के पास, मेरा मतलब ये है कि तो वो आप जो बता रहे हो वो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप एक जो एलीट पैनल के अंपायर्स है डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए उनको सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट में रखे, मतलब ऊपर के लेवल पे तो डेफिनेटली आईसीसी में तो वो बिल्कुल जा ही सकते हैं, बट वेन एवर पॉसिबल कि वो सिर्फ रणजी ट्रॉफी में या तो दुलीप ट्रॉफी जो अच्छे फर्स्ट क्लास मैचेस होते हैं उसी में अंपायरिंग करे और नीचे के लेवल पे ना जाए। बट यस, इट डिपेंड्स ऑन कि बेंच स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है हमारी। ओके। एक और चीज़ मुझे पूछना था तुझे कि रेड बॉल के बारे में हमने बात करी, तो अभी डिमांड करता है कि वाइट बॉल जो प्रायोरिटीज़ है थोड़े वाइट बॉल की तरफ हुए हैं। जो बहुत सारे स्टेट के जो प्लेयर्स है, मैं देख रहा हूँ कि वाइट बॉल खेलने में ज़्यादा वो पसंद करते हैं देन रेड बॉल क्रिकेट। डू यू थिंक रेड बॉल में अभी बीसीसीआई ने चलो बताया भी है कि एक एक्स्ट्रा मैच फीस देंगे, अगर आप पूरा सीजन खेलते हो तो मैच फीस आपकी अच्छी हो जाएगी, लेकिन एक स्टेट क्रिकेट और मैच फीस बढ़ा सकता है? मैं एग्जांपल देता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट में नो वी गेट 15 lakhs पर मैच, सो प्रोबेबली डोमेस्टिक क्रिकेट में उसका हाफ जो खेलता है, डू यू थिंक, क्योंकि उससे किसी प्लेयर्स के लिए भी अच्छा होगा। आपको रेड बॉल क्रिकेट आपका सही रखना है, रेड बॉल में अच्छे प्लेयर्स आपको रखने हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है। व्हाट्स योर यस, टेक ऑन दिस? यस आई डू अग्री कि जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की मैच फीस है वो अगर हमने जब शुरुआत करी थी तभी से लेके अभी काफ़ी अच्छी होती है, तो वो मैच फीस डेफिनेटली बीसीसीआई ने उसके ऊपर वर्क किया और मैच फीस ऑलरेडी बढ़ गई है। क्या और थोड़ी सी बढ़ सकती है? माय आंसर इज़ यस कि थोड़ी सी और धीरे धीरे इवेंचुअली, क्योंकि प्लेयर्स जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में और ज़्यादा फोकस करें, उनको अगर रणजी ट्रॉफी से अच्छे पैसे मिलते मिलते हैं, मैच फीस अच्छी मिलती है, तो उनकी प्रायोरिटीज़ थोड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा जाएगी। जिनका काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा है हमने कि बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर्स होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इंडियन टीम में उनको जगह नहीं मिलती है, क्योंकि वो टाइम पे वो पोजीशन के लिए इंडियन टीम में रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अभी के क्रिकेट की अगर बात करें तो विकेट कीपर है इंडियन टीम में, सिर्फ 2 विकेट कीपर की ज़रूरत होती है, और अगर दोनों विकेट कीपर अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं इंडियन टीम के लिए, तो तीसरे रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा हो सकता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई भी ऐसा एक विकेट कीपर हो कि बहुत अच्छा है, थ्रू आउट अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर रहा है, बट वो कभी इंडियन टीम के लिए इतने ज़्यादा मैचेस ना खेलेगा, तो इतनी अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो वो प्लेयर अगर उनकी मैच फीस थोड़ी-सी और बेहतर है, तो उनका जो ब्रेड एंड बटर जो है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट से है, वो उनको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मिल जाएगी। वो और बेहतर तरीके से अपनी लाइफ़ को जी सकते हैं, और उनको एक सैटिस्फैक्शन भी रहेगा कि मैं अगले लेवल पर नहीं पहुँच पाऊँगा, बट फिर भी मैं यहाँ पर मेहनत करूँगा, डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफ़ॉर्म करूँगा, यहाँ पर अच्छी परफ़ॉर्मेंस करूँगा, तो जो रिवॉर्ड्स मुझे मिल रहे हैं, जो मैच फीस मुझे अच्छी मिल रही है, उससे मैं एक अच्छी लाइफ़ जी सकता हूँ। राइट। इसलिए मुझे ये टॉपिक के इसके ऊपर मुझे बात करना था कि सारे प्लेयर्स का ड्रीम होता है कि वो इंडिया के लिए खेले, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है। बट अगर कोई प्लेयर अच्छा कर रहा है और 10 से 15 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है, नो, एंड उनको अच्छी मैच फीस मिलती है, अच्छा डेली अलाउंस मिलता है, सो एंड ऑफ हिज करियर बेसिकली उन्होंने उनके फैमिली के लिए कुछ अच्छा बनाया है। उसको नौकरी ढूँढने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूर नहीं, शायद तुम्हें राइट। बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे भी हैं जो कोचिंग में आते हैं। हुँ, तो आपकी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, आपको फैमिली के बारे में देखना है, वो एक सिक्योरिटी आपकी हो जाती है। आपको ज़्यादा बाहर दूसरी चीज़ करने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपका मैच फीस बढ़ता है तो। इसके साथ एक और जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि जैसे मैंने कहा पूछी कि सब लोग इंडिया के लिए नहीं खेल सकते। 10-15 साल बाद ऐसे होता है कि आपका करियर खत्म हो, डोमेस्टिक क्रिकेट के बाद आप बाहर जाओ और हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमारा एजुकेशन इग्नोर हो जाता है, राइट? हुँ, कि हम राइट। फोकस करते हैं जब क्रिकेट खेलते हैं तो हमारा एजुकेशन एक साइड पे इग्नोर हो जाता है।
तो ऐसी चीज़ हो सकती है कि जहाँ पर एसोसिएशन बेसिकली कॉर्पोरेट के साथ काम करे। नो, अगर करियर में उनको बताया कि आप हर साल 3 प्लेयर को ट्रेनिंग दें, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जो भी कोई कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग हो, एक ट्रेनिंग दें, उनके लिए एक प्रोग्राम बनाए और उनके लिए स्पेशल जगह बनाए। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग अगर डोमेस्टिक प्लेयर्स को मिलती है तो उनका जो करियर डोमेस्टिक क्रिकेट के बाद, क्योंकि काफ़ी डोमेस्टिक प्लेयर, काफ़ी तो नहीं मैं कहूँगा, मेजॉरिटी ऑफ द डोमेस्टिक प्लेयर्स उनको रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि वो भारतीय टीम के लिए नहीं खेले तो बाद में आगे जो उनका जो करियर है क्रिकेट के बाद, उसमें उनको क्या करना, वो एक तो पहले पता नहीं होता है, या तो वो कोशिश करते हैं कि अपने ही स्टेट में उनको अगर एज अ कोच या तो मेंटर कहीं पर जॉब मिल जाए तो वो उसकी कोशिश करते हैं, एनसीए में जाते हैं, कोचिंग का कोर्स करते हैं, बट हर एक प्लेयर के पास वो कैलिबर नहीं होता है, वो सक्सेसफुल कोच नहीं बन पाते हैं, या तो दूसरे फील्ड में भी इतने सक्सेसफुल नहीं होते। तो उनको अगर जब वो खेल रहे हैं तभी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, जब एक एजुकेशन मिले कि आगे जाके आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आ सकते हैं, आप सिलेक्टर बन सकते हैं, आप कोच बन सकते हैं, या तो कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी रोल में। बट इफ़ यू आर एजुकेटेड, इफ़ यू आर गिवन अ चॉइस के आप एक कुछ चीज़ें सीखे जब आप खेल रहे हो, तो एक विज़न मिलता है, और जब आप खेलने के साथ कुछ सीखते हैं, तो आपको एक आगे का गोल मिलता है कि मुझे रिटायरमेंट के बाद क्या कोचिंग में जाना है, मुझे रिटायरमेंट के बाद मैनेजमेंट में आना है, मुझे रिटायरमेंट के बाद सिलेक्टर बनना है। जो भी विज़न है वो जब आप खेल रहे हैं तभी आपको एक एजुकेशन मिल रहा है। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगर वो इम्प्लीमेंट हो सकता है तो वो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक क्रिकेट के क्रिकेटर्स को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है वो मुझे पता नहीं है, बट आई डेफिनिटली एग्री कि उनको अगर कोई कॉर्पोरेट गाइड करता है, अगर ये इनिशिएटिव स्टेट एसोसिएशन ले या तो बीसीसीआई ले, या तो ज़ोनल, क्योंकि अभी हमारे ज़ोनल मैचेस भी हो रहे हैं, तो ज़ोन वाइज़ भी अगर उसको कैटेगराइज़ किया जाए कि वेस्ट ज़ोन के प्लेयर्स को एक कॉर्पोरेट गाइड कर रहा है, नॉर्थ ज़ोन को और बाकी के ज़ोन है, तो वहाँ पर एक कॉर्पोरेट आइडेंटिफ़ाई करके, जो ज़ोन वाइज़ अगर डिवाइड करके वहाँ पर भी प्लेयर्स को अगर गाइडेंस मिलता है, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम हमारे जो करियर में आपने भी देखा है कि जब हम एनसीए में गए, अंडर 16, 17, 19 एज ग्रुप, और उसके बाद जब हमारे इंडिया ए के मैचेस होते हैं तो वहाँ पर जो भी गाइडेंस हमें क्रिकेटिंग जर्नी में मिला है, इट कैन बी रिलेटेड टू मीडिया टॉक्स, इट कैन बी हाउ टू मैनेज द मीडिया। तो काफ़ी सारे ऐसे सेमिनार्स हमने अटेंड किए हैं, योगा सेशंस अटेंड किए हैं, जिससे हमने दूसरी सारी चीज़ें क्रिकेट के अलावा सीखी है। तो ये आप जो बता रहे हो वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, अगर वो इम्प्लीमेंट हो सकता है तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। सो आई एम श्योर यार हमारा ये मैसेज लोगों तक पहुँचे, सब एसोसिएशन के पास पहुँचे, और जितना टाइम लगेगा, लेकिन हम देखना चाहते हैं, हम दोनों यही देखना चाहते हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो और जितने भी क्रिकेटर्स हैं एंड ऑफ देयर करियर उनको हेल्प हो। आपने पूरी सिलेक्टर्स के बारे में बात की ना, किस बहुत लोगों का एस्पिरेशन होता है कि कमेंटेटर बनना, फिर कोच बनना, सिलेक्टर बनना। सिलेक्टर्स के बारे में मुझे ये पूछना है, स्पेशली इन डोमेस्टिक क्रिकेट, कि मेरा ये मानना है कि सिलेक्टर्स ऐसे लोग बनने चाहिए जहाँ पर पॉसिबल है, जहाँ पे जितने स्टेट्स में पॉसिबल है, जो रिसेंटली क्रिकेट खेले हो, जो रिसेंटली जिन्होंने रिटायरमेंट लिया हो, लाइक 5-6 साल पहले, 7-8 साल पहले। क्योंकि जिस तरीके से क्रिकेट आगे जा रहा है, आई थिंक सिलेक्टर्स का भी मेंटालिटी, उनका माइंडसेट उससे मैच होना बहुत ज़रूरी है। नो, यू डोंट वांट टू थिंक फार टू बैक कि 20-30 साल पहले क्या हो रहा था, क्रिकेट कैसे खेला जाता था। क्रिकेट अभी बहुत आगे गया है, हमने देखा है। लास्ट 15-20 साल से हम क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट बिकॉज ऑफ T20, आईपीएल, वो क्रिकेटर्स किस तरीके का, कौन सा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहते हैं। सो डू यू थिंक कि जी जो कोई स्टेट्स में पॉसिबल हो कि सिलेक्टर्स ऐसे आ जाए जहाँ पर बेसिकली दे नो कि रिसेंटली क्रिकेट क्या खेला जाता है, क्योंकि अगर सिलेक्टर्स और प्लेयर्स का वो कम्युनिकेशन, वो बॉन्ड अच्छा रहे, उनको पता है कि प्लेयर्स डरने नहीं चाहिए सिलेक्टर्स से, कि अगर मैं ये शॉट खेलूँ तो यार मैं बाहर हो जाऊंगा, या मुझे डांटेंगे, या मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे। प्लेयर्स शुड बी ऑन द ग्राउंड प्लेइंग विद फ्रीडम, प्लेइंग फियरलेस क्रिकेट। सो डू यू थिंक कि ये चीज़ें हो सकती है या होनी चाहिए?
जी, मुझे लगता है कि थोड़ा-सा ये डिफ़िकल्ट इसीलिए है क्योंकि जो गाइडलाइंस है, जो क्राइटेरिया है सिलेक्टर्स का, वो बड़े स्टेट में ये इम्प्लीमेंट हो सकता है क्योंकि वहाँ पर ऑप्शंस इतने ज़्यादा है, जैसे मुंबई, कर्नाटका। बट अगर छोटे स्टेट की बात करें तो वहाँ पर जो गाइडलाइंस है, वो हिसाब से बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है सिलेक्टर्स के। तो इसलिए आप और रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर्स भी इतने ज़्यादा नहीं है हर एक स्टेट में। तो जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ पर मे बी आई डू एग्री के शायद इम्प्लीमेंट हो सकता है, बट उसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई पास क्रिकेटर है जो अच्छा क्रिकेट खेला है और उनको अभी सिलेक्टर बनना है तो उनको वो ऑप्शन ना मिले। तो कहीं न कहीं वो बैलेंस की ज़रूरत होती है मेरे ख्याल से, कोचेज़, स्टेट एसोसिएशन और जो टीम मैनेजमेंट है, कैप्टन है, उनका और सिलेक्टर्स का जो कम्युनिकेशन, वो मेरे ख्याल से बहुत की रोल प्ले करता है उसमें, क्योंकि सिलेक्शन मीटिंग्स जब स्क्वाड सिलेक्ट होती है तभी होती है। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट कि सिलेक्टर्स पूरी जो डोमेस्टिक सीज़न है वहाँ पर प्लेयर्स के साथ, मैनेजमेंट मतलब कोच और कैप्टन के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट करे, स्टेट एसोसिएशन के साथ कम्युनिकेट करे कि लॉन्ग टर्म विज़न क्या है, टीम में प्लेयर्स के सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, किस वजह से वो प्लेयर को सिलेक्ट किया जा रहा है। और एक सिलेक्टर नहीं, क्योंकि जो 4 या 5 सिलेक्टर होते हैं, वो सारे सिलेक्टर्स उसमें इन्वॉल्वड होने चाहिए और सबका जो कम्युनिकेशन है वो प्लेयर्स, कोचेज़ और कैप्टन के साथ अच्छा होना चाहिए कि दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। आप सिलेक्ट इसी वजह से हुए हो। तो जब कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है, तो प्लेयर को भी थोड़ी क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि प्लेयर को क्लैरिटी मिलती है कैप्टन और कोच से। राइट, क्योंकि मुझे ये इसलिए पूछना था, मैंने देखा है लास्ट 3-4 साल में कि हम जिस तरीके का क्रिकेट खेलना चाहते थे, एक कम्युनिकेशन था प्लेयर्स के साथ। कैप मेरा, हमारे कोच और जो भी प्लेयर्स हैं, उनके साथ कि आपको ऐसा क्रिकेट खेलना है। अगर वैसे क्रिकेट खेल के अगर आप आउट होते हो दैट्स ओके, एक सर्टेन काइंड ऑफ क्रिकेट। तो वो कम्युनिकेशन हम सिलेक्टर से कर पा रहे थे, हम उनको बता रहे थे नहीं, हमारा ही मानना था, हमारा ही कहना था कि हमें क्रिकेट ऐसे खेलना है। बट ये कम्युनिकेशन करना हर जगह नहीं होता है, हर प्लेयर शायद नहीं कर सकता है। इसलिए मेरा मुझे ये पूछना था कि सिलेक्टर्स जहाँ पर पॉसिबल है, यंग मतलब वो बैलेंस आउट होना, मतलब कोई सीनियर लोग भी रहे, जो सीनियर लोग क्रिकेट अच्छे जानते हैं, उनको एक्सपीरियंस भी है और उनको पता है कि क्रिकेट कैसे आगे जा रहा है। और जो यंग लोग हैं, वो भी सिलेक्टर्स बनेंगे जहाँ पर उनकी अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट अच्छा हो, सिलेक्टर्स को अगर पैसे अच्छे मिले तो वो भी वो तो दिल से वो करना चाहेंगे, क्योंकि जो कोई प्लेयर अपने स्टेट के लिए खेलता है उसको यही लगता है कि मैं अपने स्टेट को एज ए सिलेक्टर भी रिप्रेजेंट करूँ, तो और प्लेयर्स को मैं और नर्चर आपने करूँ। ये पॉइंट जो अच्छा बताया, क्योंकि अगर हम देखें तो कोचेज़, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में कोचेज़ हैं, उनको सैलरीज़ अच्छी मिलती है। बट अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में सिलेक्टर्स जो है, उनकी सैलरीज़ है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने जभी भी कम्युनिकेट किया है किसी के साथ तो एक थोड़ा-सा कंसर्न रहता है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट के सिलेक्टर्स हैं, उनकी सैलरीज़ है वो और बेहतर हो सकती है। राइट, राइट। डोमेस्टिक क्रिकेट में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाना कितना ज़रूरी है? अ मेरे को तो लगता है कि काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस बारे में ओवर द इयर्स, मतलब पिछले 5 साल में काफ़ी बात हुई है कि हर एक स्टेट एसोसिएशन डोमेस्टिक क्रिकेट में कॉन्ट्रैक्ट लेके आना चाहिए उनको। उनके जो टॉप प्लेयर्स हैं दे शुड बी लुक्ड आफ्टर। तो मैं तो बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक आपके स्टेट एसोसिएशन के इम्पोर्टेंट प्लेयर है, जो आपके लिए मैचेस खेल रहे हैं और वहाँ पर वो मैच में अगर इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि डोमेस्टिक प्लेयर को पैसा सिर्फ जब मैच खेलते हैं तभी मैच फीस मिलती है। बट कोई इम्पोर्टेंट प्लेयर आपके स्टेट के लिए जब मैच खेल रहा है और उसमें इंजर्ड होता है, तो बाकी के जो मैचेस हैं उसमें वो मिस आउट करते हैं, तो उनको कोई भी जो पेमेंट है वो नहीं मिलता है। नहीं इसीलिए जो होता है कॉन्ट्रैक्ट है, या इग्नोर किया जाता है। यस, इग्नोर किया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड प्लेयर, अगर आप इंजरी से बाहर हो जाते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपका सीज़न पूरा मिस हो जाता है और आपकी जो सैलरीज़ है वो कुछ आती नहीं है। तो उसी की वजह से या तो दे शुड बी इंश्योर्ड, या तो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए कि जिससे उनका जो बेसिक पेमेंट है, इट कैन बी अ वेरी मिनिमम अमाउंट कि 5 लाख का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि साल के 5 लाख है वो उनको प्लेयर्स को मिलेंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट दे विल गेट द मैच फीस, या तो 10 साल, तो यू कैन ऑलवेज कैटेगराइज। बट आपके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है उनको स्टेट एसोसिएशन के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट रहना ज़रूरी है।
से आई थिंक कैटेगरी वाइज ए बी सी या ए या बी अगर दो भी कैटेगरी करने हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लेयर इंजर्ड होता है उसको इग्नोर किया जाता है और उसको पता नहीं होता है कि कौन से फिजियो उसके पास जाना है। कुछ 4 से 5 या 6 स्टेट होंगे जहाँ पर अच्छे फिजियोज है, कुछ कुछ जगह फिजियोज अवेलेबल नहीं होते, डोमेस्टिक टीम के पास फिजियोज होते हैं। अगर आप इंजर्ड होते हो बाहर जाते हो तो प्लेयर को पता नहीं होता है कि कौन से फिजियो के पास जाना है, कहाँ पे जाना है, मैं कैसे रिकवर करूँ, कितनी जल्दी मुझे ग्राउंड पे वापस आना है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में हो तो स्टेट का भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इस प्लेयर को मुझे जल्द से जल्द फिट करना है। राइट, आई एग्री। तुझे कुछ पूछना है तो पूछ, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं बना हूँ। ठीक है। सो नेक्स्ट मुझे ये पूछना था कि जब आप व्हेन यू आर इन लेट 30s, मैंने जो रियलाइज किया है कि यू हैव टू वर्क अ लॉट ऑन योर फिटनेस एज वेल। सो व्हाट वुड यू टेल द प्लेयर्स हु आर इन दैट एज ग्रुप के जिनकी एज अबाउ 30 है? क्योंकि 30 से लेके जब तक आप रिटायर होते हैं तब तक वो जो टाइम पीरियड है, और मे बी नॉट इवन 30s बट लेट 30s, मैं कहूँगा कि आप 35 के आसपास है, तो तभी आपकी जो फिटनेस लेवल है उसको और बेहतर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो व्हाट वुड यू टेल द प्लेयर्स, हाउ कैन दे सस्टेन, और उनको आगे प्रोग्रेस कैसे कर सकते हो? As I said, I will give you my own example. No, I think as you said, late 30s. So 35 के बाद, 34, 35 के बाद बेसिकली आपकी फिटनेस और आपकी रिकवरी ये बहुत ज़रूरी है। स्किल वाइज आप सालों साल आपके स्किल के ऊपर काम करते हो, प्रैक्टिस करते हो, आपकी बैटिंग एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर, आप स्किल के ऊपर हमेशा काम करते हो। बट आई थिंक 34, 35 के बाद आपके फिटनेस के ऊपर ध्यान देना, उसमें आपका डाइट भी आता है। फिटनेस मतलब यही नहीं कि आप जिम में वर्कआउट करो, ग्राउंड पे जाके भागो, रनिंग करो, वो सब ठीक है, बट आई थिंक डाइट भी आ जाता है, आपकी रिकवरी ट्रेनिंग सेशन के बाद आई इस बात। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पर। लास्ट ईयर मैं लेस्टर में गया था, तो बहुत बार हम एज क्रिकेटर्स हम ये कहते हैं कि मसाजेस लेना बहुत ज़रूरी है, बट काउंटी क्रिकेट में आपने देखा है कि वैसे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होते। शायद हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट में मैसियोस दो ट्रैवल करते हैं कुछ कुछ टीम के साथ, एक तो होता ही है। काउंटी में शायद नहीं होता है, फिजियो जो होता है वही मैस्योर होता है मोस्टली, राइट, राइट, या फिर उन लोग हायर करते हैं, जिस जगह जाते हैं वो एक मैस्योर को हायर करते हैं। तो वहाँ पर मैंने एक रूटीन बनाया था लेस्टर में, कि मैचेस के बीच में जब ट्रैवल होता है या मैच होता है उसके बाद जाके आइस बाथ, कोल्ड कोल्ड बाथ एंड हॉट बाथ, सो प्लंज पूल होता था हमारे यहाँ पे। सो वहाँ पे जाके वो रिकवरी करता था, फिर आइस बाथ लेता था। तो ये 2 महीना मैंने एक भी मसाज नहीं लिया वहाँ पर। सो इट वॉज अबाउट दैट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बिना मसाज के भी आप रह सकते हो एज अ प्लेयर, आपको आपके बॉडी के बारे में पता रहना बहुत ज़रूरी है। राइट, जब आप 34, 35 के हो, आपकी बॉडी किस पैटर्न को रिएक्ट करती है और कैसे रिएक्ट करती है। सो मेरे लिए फिटनेस ये ज़रूरी है, फिटनेस के साथ मेरी रिकवरी भी बहुत ज़रूरी है। खाना, चलो डाइट तो मैं हमेशा से फॉलो करते हुए आया हूँ, स्पेशली लास्ट 8 से 10 साल में रियलाइज़ भी हुआ है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें। बट आई थिंक रिकवरी फैक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम हम इग्नोर करते हैं कि नहीं रिकवरी ठीक है, हो जाएगा। स्पेशली आफ्टर 34, 35 रिकवरी इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज योर फिटनेस। तो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप यस फिटनेस करें, फिटनेस के ऊपर फोकस करें, आपके बॉडी को क्या सूट करता है पहले वो देखें, उसके साथ रिकवरी आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। अगर मैसिव अवेलेबल नहीं है तो शायद आइस बात, तो बर्फ़ आपको कहीं पर भी मिल सकती है, एक छोटा सा टब मिल जाए, बर्फ़ मिल जाए, आप आइस बात ले सकते हो। जिसके पास हॉट प्लंज पूल जहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, गो एंड टेक दैट। सो इंडिविजुअली डिपेंड करता है, बट फिटनेस आई फील आफ्टर 34, 35 इज़ रियली इंपॉर्टेंट। राइट। तो जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप डोमेस्टिक क्रिकेट है और इम्प्रूव हो जाए और अच्छा हो जाए। ओके जी, थैंक्स, थैंक्स। If you are enjoying the series, please do like, share and subscribe.